अस्सलामुअलैकुम जनाब। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में अगर एक ही जुमला है, एक ही बात है, एक ही बहस है कि असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, हुकूमतें अब घर जा रही हैं, अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है। लेकिन इन 5 सालों में क्या कुछ हुआ है? जिनके पास हुकूमतें थीं, जिनके पास वजारतें थीं, उन्होंने अपनी वजारतों, अपनी हुकूमतों, अपने इलाके, अपने सूबों के लिए क्या कुछ किया है? इस हवाले से हम मुसलसल बात करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ वज़रा से उनकी कारकर्दगी भी जानते हैं, सवाल भी करते हैं, जो काम हुए हैं, जो नहीं हुए हैं, उसके हवाले से बात भी होती है। आज हमारे साथ सिंध के सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ के अब्दुल बारी पताफ़ी साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं उनकी वजारत के हवाले से, उनके हल्के के हवाले से, उनकी जमात, उनके सूबे की सियासत से मुतालिक, और अगले आने वाला इलेक्शन है तो क्या प्लान किया जा रहा है, इस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अब तो बस जाती हुई असम्बली है और जाती हुई वजारत है। जी जी बिल्कुल, बाकी चंद दिन बचे हैं उसमें। तो भाई साहब, 5 साल का अगर हम आता करें तो आप अपने इलाके डैरकी से, मीरपुर माथेलो से मुंतखब होकर आए, आपको वजारत भी मिली। तो अपने इलाके के हवाले से अगर बात करें तो क्या आपने किया है इन 5 सालों में अपने? देखें, मेरे हलके में जो सूरत हाल पहले बनी हुई थी, काफ़ी अरसे से वहाँ पे रोड नहीं बने थे, वहाँ पे ड्रेनेज के मामला ख़राब थे, वाटर सप्लाई वहाँ पे नहीं थी। उसमें मेरे अपने हलके में डेरकी में हमने कोई 25 करोड़ की वाटर सप्लाई की स्कीम मुकम्मल की है अभी रिसेंटली। और इसी तरह मीरपुर माथेलो सिटी में 38 करोड़ की हमने एक ड्रेनेज स्कीम कंप्लीट की है। इसके अलावा कोई 17 के करीब हमने बड़े रोड बनाए हैं मेरे हलके, मैं सिर्फ अपने हलके की बात कर रहा हूँ। और एक रोड तो हमने बनाया है जो 2 पीसेस में बनाया था, हमने 2 टेंडर में बनाया था। वो तकरीबन 35 किलोमीटर का रोड है, बहुत अच्छा। बड़ा रोड है ये। 42 करोड़ की स्कीम थी। उसके साथ किम्स का नाम आपने सुना होगा, जो किम्स हॉस्पिटल जी जी। कमट वाली है। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल उनको दिया है। उसके बाद वहाँ पे डायलिसिस शुरू हो गई है, वहाँ का गेम्स के साथ वो अटैच हो गया आपका हॉस्पिटल? बिल्कुल गेम्स के साथ अटैच हो सही। गया है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल है, वहाँ पे पहले कोई 700-800 के करीब ओपीडी हुआ करती थी, अभी वहाँ पे कोई 3500 के करीब ओपीडी पहुँच चुकी है। अच्छा। 1.5 साल के अंदर कोई 3500 से ज़्यादा वहाँ पे ऑपरेशन हो चुके हैं। और रिसेंटली अभी हमने तकरीबन 66 करोड़ की मैंने स्कीम अप्रूव कराई है, डेर की ड्रेनेज स्कीम। और उसके साथ साथ बाकी जो हमारे छोटे छोटे गांव हैं, गांव के हिसाब से तो वो बड़े गांव हैं, लेकिन छोटा सा इलाका है, एक पोलिंग स्टेशन का पूरे गांव है, तो वहाँ पे हमने रोड्स भी दिए हैं, टफ टाइलें भी दी हैं। कहते वहाँ पे बहुत से ड्रेनेजेस भी दिए हैं। जो ऐसे मंसूबे हैं जो ऐलान हुए, मंजूर हुए, लेकिन कुछ ठेकेदारों ने तो स्टार्ट भी नहीं किए। ये भी कहा जा रहा है कि ड्रेनेज का, सीवरेज का एक मंसूबा है जिसके हवाले से शुरू नहीं हुआ आपके इलाके में। आपने कर दिया है काम, आगे ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे। नहीं, उसमें देखें, जो हमने अभी इफ्ताह किया है, एक मंसूबा है अपना 66 करोड़ का है जी डेरकी में। जी हाँ। अच्छा, उस मंसूबे की सूरत आ रही है कि वो मंसूबा तो अभी लॉन्च हुआ है। सही। उसका काम पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे, क्योंकि हम आगे इलेक्शन में भी जा रहे हैं। और इलेक्शन में हम ये नहीं करेंगे कि सारा शहर खोद के रख देंगे। वहाँ पे हमने एक वाटर सप्लाई की स्कीम कंप्लीट की है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई। सही। हर गली में वाटर सप्लाई की लाइन गई। तो इस तरह फिर ये जो स्कीम है, इस स्कीम पे भी अभी अन करीब जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स काम शुरू करने वाले हैं। हमने संगे बुनियाद उसका रखा है। 66 करोड़ की स्कीम है, टेंडर हो चुके हैं, सारा काम हो चुका है, सिर्फ उन्होंने स्टार्ट लेना है। इसके साथ साथ बाकी जो मैं आपको काम बता रहा हूँ वो हमारे काम तकरीबन हो चुके हैं। लेकिन उसमें से 50 करोड़ के कुछ रोड हैं जो 2-3 काम है, वो काम अभी स्टार्ट हो चुके हैं। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा बाकी जितने रोड्स हैं वो सारे पहले से हम ऐसे कंप्लीट कर आपकी चुके हैं। गुफ्तगू से ऐसे लग रहा है कि पूरे आपके हलके में बहुत सब कुछ अच्छा हो गया है
और बड़ा हर चीज़ तरक्की कर गई है जिस तरह से आप बता रहे थे अल्लाह सैलाब। की मेहरबानी है, मैं इसको तरक्की नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे जो मेरा जो अपना ज़ाती हल्का है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर हम अपनी ज़मीनों पे ना ले जाएं रोड्स, तो मेरे हल्के में 5 किलोमीटर का बड़ा रोड अब कोई बचा नहीं है। अच्छा। इस बार भी मैंने 3 रोड साथ मिला के मैंने एक स्कीम दी है जो 19 करोड़ की बनती है, और किसी में 2 किलोमीटर है, किसी में 3 किलोमीटर है, किसी में 4 किलोमीटर है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से जो रोड्स आ रहे हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी रोड हों वो 5 किलोमीटर से बड़े रोड हों। तो मेरे हल्के में 5 किलोमीटर से बड़े रोड नहीं बचे। सही। अब रोडों की रिहेबिलिटेशन है, नए रोड 5 किलोमीटर तक नहीं है। सही। अच्छा, हम लाइफ स्टॉक के हवाले से बात कर लेते हैं। एक तो बहुत बड़ा सान्या हुआ, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये सैलाब का कुदरती आफत थी, उसमें लाइफ स्टॉक का बहुत ज़्यादा नुकसान बहुत हुआ ज़्यादा। आपके सूबे के अंदर। कितना ये नुकसान था, और अब उसके बाद तकरीबन 1 साल गुजर गया है, क्या आपका ये वजारत ने किया उसमें? देखिए, उसमें सबसे जो पहला काम था हमारा वो ये था कि रेस्क्यू करना, और फिर उन जानवरों को भी रेस्क्यू करना इंसानों के साथ साथ। हमारे जो लोग थे वो उनके जानवर क्योंकि फंसे हुए थे, तो वो जानवरों को छोड़ के बाहर आने को तैयार नहीं थे। फिर हमने एक स्कीम लॉन्च की, फॉडर स्कीम। ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली मरतबा हमने जानवरों का चारा दिया। अच्छा, अच्छा, जहाँ पर वो मौजूद थे जहाँ वहीं पे पर। वो मौजूद थे, क्योंकि वो लोग निकल के सड़कों पे आ गए थे, वो लोग निकल के रोडों पे आ गए थे, कैनाल्स के साइड के जो बंद थे उन पे आके बैठ गए थे। तो हमने उन लोगों को वहाँ पे चारा पहुँचाया। उसके साथ साथ दूसरा हमारा काम था वैक्सीनेशन का। मैं जैसे ही मिनिस्टर बना तो उससे पहले हम कोई 5 से 10% मुश्किल से वैक्सीन करते थे। अगर कोई हंगामी हालात हो गए तो 10%, हमारी जो बजट का हिस्सा था जी। उसमें से 10% हम वैक्सीनेशन करते थे, जिसकी हमें टोटल कवरेज जो मिलती थी वो 18% थी। सही। हमने सोचा कि हम 80% कवरेज हमें चाहिए, तो हम 80% कवरेज के लिए मैंने एकदम एक्शन ये लिया कि हम वो 5 से 10% जो बजट का हिस्सा यूटिलाइज करते थे वैक्सीनेशन पे, वो हम उसको बढ़ा के हम ले गए 70% तक। अच्छा। और उससे फिर हमें ये एडवांटेज हुआ कि ये जितने जानवर यहाँ के डिस्टर्ब हुए, हमने तमाम जानवरों को, मैंने तकरीबन कोई 2.5 करोड़ हमने जानवरों को वैक्सीनेशन की। जिससे हमें जो एडवांटेज हुआ है पिछले 4-5 साल में, कि पहले जानवर बहुत मरा करते थे, जानवरों को बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। हमने अपने वैक्सीनेशन से 90% जानवरों की बीमारियां जो है वो रिड्यूस कर ली, और उसके साथ साथ जानवरों को बचा लिया। तो लेकिन 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 जिनके लेकिन जो जानवर। जी। नुकसान हुआ हाँ। वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान था। हमारे मुल्क इसमें सिंध में तकरीबन 5 करोड़ के करीब टोटल जानवर मौजूद हैं, अच्छा। और उनमें से तकरीबन कोई 4.5 लाख के करीब जानवर जो हमारे डिपार्टमेंट ने सर्वे में कलेक्ट किए, वो 4.5 लाख के तो करीब क्या जानवर। अजाला किया उसका, किस तरह से उसका उन्होंने? ज़रा हमने ये सोचा है कि अभी हमने 1 अरब कोई 80 करोड़ के करीब पैसे रखे हैं बजट में, ठीक और है। हमारी कोशिश ये होगी कि आगे हमें थोड़ा और रिलीफ मिले तो हम इसकी बजट बढ़ाएंगे। और उससे ये होगा कि हम जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जिन लोगों के जानवर मरे हैं, ख़ास तौर पे उनमें से जो औरतें हैं, बेवा औरतें हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, पावर्टी की लाइन से नीचे रहते हैं, तो उनको हम गाय, भैंस और बकरियां लेके देंगे। अच्छा, लेकिन ये इस पे भी इल्ज़ाम आप पे रहा, यानी कि आपकी भी हुकूमत पर, आपकी वजारत पर, आपके बड़े अफसरान पर भी, कि अपने अपने लोगों को दिया जाता रहा। लोगों ने बहुत ही इल्ज़ाम लगाया कि चारे से लेकर जानवरों तक का सिर्फ और सिर्फ जो वोटर होंगे, जो सपोर्टर होंगे, जो उनके करीब होंगे, उनको दिया गया है। ये क्यों नहीं, था? हमारे पास ऐसी सूरत हाल नहीं थी, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत काम किया हुआ था फार्मर्स पे, सही। और फार्मर्स हमने ब्रीडर्स पे काम किया हुआ था। हमने 1 से 5 के जानवरों के जो फार्मर्स हैं हमने उन पे काम किया हुआ था, क्योंकि हमने बड़े 2 एक्सपो किए थे। उस एक्सपो के हवाले से हमारे पास पूरे सिंध की डिटेल थी। अच्छा। तो हमने उसमें ये वायद हमारा डिपार्टमेंट था जिसमें हमने आर्मी को भी उसमें डाला कमेटी में, उसमें हमने रेवेन्यू को भी डाला, उसमें हमने अपने डिपार्टमेंट को भी रखा, और उसके साथ साथ उसमें हमने 2 वहाँ के फोकल पर्सन भी रखे, इलाके के ज़िम्मेदार भी रखे हर डिस्ट्रिक्ट में।
और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रखे, तहसील वाइज भी रखे, ताकि वो लोग उनके साथ मिल के चलें और उन लोगों को पता होना चाहिए कि किसके पास जानवर हैं, किसके पास नहीं है। तो इस हिसाब से हमने जाके फार्डूस बांटे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमने काम किया है वो काम मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा और बेहतर हुआ है। अच्छा, बहुत 2007 के करीब तकरीबन 15 साल पहले एक स्कीम लॉन्च की गई लाइफ स्टॉक के हवाले से थर में। बड़े साल गुजर गए, अभी तक वो स्कीम सुना है कि वो पूरी नहीं हो पा रही है। वो बड़ा कौन सी स्कीम में अफजाइश के हवाले से कोई लाइफ स्टॉक की है, कहा जा रहा था कि कोई स्कीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लान था, वो किया गया, लेकिन उधर पैसा उस तरह से नहीं लगाया गया, कोई ऐसा? अच्छा, मुझे कोई ऐसी स्कीम जहन में नहीं आ रही है। अगर अच्छा। आपके कोई स्कीम जहन में है तो मुझे बता दें। लेकिन हाँ, उसमें थर में 2 हमारी कैटल कॉलोनीज थी। जी, कैटल कॉलोनीज के हवाले 2 से कैटल कॉलोनीज थी। एक उमरकोट में कैटल कॉलोनी थी जो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कैटल कॉलोनी जो फार्मर्स हैं हम उनको अलाट करें। क्या होगा उसमें कैटल कॉलोनी? उसमें कैटल कॉलोनी में ये होगा कि हमने बड़ी बड़ी कैटल कॉलोनीज बना दी हैं, शेड्स बना दिए हैं। वो हमने बेसिकली जानवरों की हाउसिंग बना दी है। अब जो जानवर उसमें उमरकोट शहर के अंदर लोग पाल रहे थे, वो उनको निकाल के बाहर कैटल कॉलोनी में ले जाना है। सही। तो वो हमने डीसी के हवाले कर दिए हैं और एक कमेटी भी बना दी है। मेरे ख्याल में उन्होंने कोई नोटिफाई भी कर ली है। जितने फार्मर्स शहर के अंदर बाड़े खोल के बैठे हैं तो उनको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। एक दूसरी स्कीम है उसमें नौकोट में, उमरकोट से आगे है नौकोट। नौकोट में जो उन्होंने स्कीम बनाई है वो जाके बिल्कुल डेजर्ट में अंदर बनाई है जहाँ पे पानी का अवेलेबल नहीं है। बुनियादी तौर पे ये स्कीम जो बनी थी ये अरबाब रहीम के दौर में बनी थी। जादम मंगलो साहब उस वक्त मिनिस्टर थे। तो उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हम इतनी बड़ी स्कीमें बना रहे हैं और ये थर में हम भैंसें कहाँ से लाएंगे, वहाँ पे जाके रखेंगे। तो वो स्कीम वो भी हमारी कंप्लीट पड़ी हुई है। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि हम क्यों ना ये जो हमने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है ये किसी यूनिवर्सिटी के हवाले कर दें। तो उस हवाले से हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ बात चल रही है। काफ़ी प्रोग्रेस होगी, हो सकता है हम उनके कैंपस के लिए उनको दे दें। सही। अच्छा, फिशरीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो फिशरीज़ पे क्या काम है? लाइफ स्टॉक पे फिशरीज़ का, क्योंकि हमारे पास वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उस पे जैसे कहते हैं ना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हों, चीज़ें हों, वो पाकिस्तान कर नहीं पाया। मतलब दहाइयों से ये सिलसिला रहा, क्या वजह है? देखिए, उसकी मेन जो वजह है वो मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं जब भी जाता हूँ, किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ, फार्मर्स के पास जाता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट के पास जाता हूँ, तो जो मेन वजह है वो इग्नोरेंस है। अच्छा। पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमारे पूरे मुआशरे की इग्नोरेंस है। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए, जिसकी वजह से हमें बजट्स नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमें काम करने के लिए एक स्पेस नहीं मिल पाता। तो उसमें हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए कोई 450 मिलियन डॉलर के करीब जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। हमारा जो हार्बर है वो फाल है, वहाँ पे काम चल रहा है। वहाँ पे हमने कोई 1600 मिलियन की एक स्कीम दी हुई है जिसमें उसकी लेकिन कैपेसिटी तो मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा है। उसकी रिहेबिलिटेशन हो रही है। हमारी इनलैंड फिशरीज में काम हो रहा है। फिशरीज में हम नई स्पेशीज़ जो है हम वो मुतारिफ करा रहे हैं और टाइगर जो हमारी फ़िश है हम उसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं। हमने हैचरीज बना ली हैं, हमने पॉन्ड्स लोगों को बना के दिए। अब नहीं, हम स्कीम एक लॉन्च कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के ताउन के साथ पूरे समंदरी इलाके में, जिसमें लोगों को हम नेट्स भी देंगे, लोगों को पॉन्ड्स भी बना के देंगे ताकि वो जो हमारी सी स्पेशीज़ हैं उन पे वो काम कर सके। तो आप क्या समझते हैं कि अभी आपके पास ये वजारत आई है 4-5 साल कि इसी वजारत में दोबारा से आप आएँ तो फिशरीज़ का, लाइफ स्टॉक का क्या काम रह गया जो जिसका वक्त कम या बजट का भी एक मामला रहता है कि वो होना चाहिए था और आपके ज़हन में है कि प्लान अगले अगर आपको क़यादत इसी वजारत में लाती तो क्या करेंगे? देखिए, इसका इज़ द लिमिट। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा और उसमें ख़ास तौर पे लाइव स्टॉक, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑनगोइंग है, चलता रहता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 60% आपकी लाइव स्टॉक है। जी।
अच्छा, 60% लाइव स्टॉक में आप जितना भी काम करें वो काम बहुत ही कम है, लिमिटेड है। हमने तो कुछ भी नहीं किया, दुनिया बहुत आगे जी बिल्कुल। जा चुकी है। हमने डेयरी के अंदर बहुत ज़्यादा डेयरी हम के अंदर बहुत दुनिया पीछे ने हैं बहुत हम। काम कर लिया है। अभी अभी तक हम डेयरी में प्रॉपर दूध भी हम जो है $2 अरब का बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को मीट करना है, और उसके साथ साथ हम दुनिया में तीसरे नंबर पे बड़ा हर्ड है हमारे पास जानवरों जी का। और फिर हमारे पास तकरीबन कोई 1100 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर में हमारे पास समंदर है। बिल्कुल। तो और समंदर की जो डेप्थ है हमारे पास वो 350 किलोमीटर है। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं जहाँ पे भी हम जा सकते हैं। फिशिंग का भी हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस है, उसमें अभी तक काफ़ी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करनी है। अगर हमारे पास बजट हो, हमारे पास अगर वसाइल हो, तो हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पता फिर सब बहुत गवर्नमेंट के बहुत पास बड़ा तो पोटेंशियल वसाइल है। एक महदूद होते हैं गवर्नमेंट के पास पूरी दुनिया में, लेकिन वो होते हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर है, सरमायाकार हैं। तो आप समझते हैं कि यहाँ हमारे पास वो सहूलियात हों कि सरमायाकार डेयरी के अंदर, जैसे आप कह रहे $2 अरब की हम सिर्फ डेयरी, और हमारे पास तो अपने पास बहुत जानवर है कि हम डेयरी के यहाँ काम कर सकें। हम बाहर से चीज़ मंगवा रहे हैं, बाहर से दूध मंगवा रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का क्या वजह है कि इस जानिब लाइव स्टॉक में, एग्रीकल्चर में रुझान क्यों नहीं हो पाया? आप तो खुद भी एग्रीकल्चर। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में उसके दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये हमारे पूरा जैसे मुआशरे का एक अलमिया बना हुआ है। हमने अपने बच्चों को इंजीनियर कराना है, डॉक्टर कराना है, किसी और शोबों में भेजना है। फिर जब वो बच्चा कोई काम नहीं कर पाता तो बाप दादा की जाके जिम्मेदारी करे और लाइव स्टॉक को संभाले। लेकिन हमें थोड़ा अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। आपको अगर सर में दर्द होता है तो आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे कि जी। मुझे ये मुसलसल दर्द क्यों पड़ रहा है। तो इसी तरह अगर हमने लाइव स्टॉक में काम करना है, हमने फिशरीज में काम करना है, तो हमें टेक्निकल हैंड चाहिए, हमें लाइव स्टॉक के मास्टर्स चाहिए, हमें फिशरीज के पोल्ट्री के मास्टर्स चाहिए। तो हमें ये स्पेस जो है पैदा करना पड़ेगा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ भी बढ़नी चाहिए। आप देख लें, अगर सिंध में 200 यूनिवर्सिटियाँ हैं तो 200 यूनिवर्सिटियों में से सिर्फ 2 वेटरनरी की यूनिवर्सिटियाँ होंगी। बिल्कुल। यही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की है। और तो वेटरनरी के जो डॉक्टर्स हैं वो वैसे भी उनको बहुत ज़्यादा नीचे समझा जाता है कि उनको शायद उनको बहुत ज़्यादा कुछ नीचे समझा जाता कुछ है। नहीं तो कर। ये हमें थोड़ा अपने मुआशरे की सोच को चेंज करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें इसको एज ए बिज़नेस लेना पड़ेगा। हमने तो ऐसे जो हमारे गांव देहात के लोग हैं उनका तो ये लाइवलीहुड है, वो उनको अहमियत ज़रूर देते हैं। लेकिन हमने ये समझ लिया है कि अगर हम पढ़ लिख जाएं तो फिर हम लाइव स्टॉक का काम क्यों करें। हम पढ़ लिख के लाइव स्टॉक का बहुत ज़्यादा और बेहतर अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। हम नई ब्रीड्स ला सकते हैं, हम ब्रीड्स पे काम कर सकते हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई है। दुनिया उस डीएनए में से मार्कर निकाल के जी और जानवर, किसी जानवर में दूध का पोटेंशियल बढ़ा रही है, किसी बिल्कुल। जानवर में गोश्त का पोटेंशियल बढ़ा रही है, किसी जानवर का कलर अपनी मर्जी से लेके आ रही है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को हमें आम करना चाहिए। मैं आया तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन थी नहीं मेरे डिपार्टमेंट में। फर्स्ट टाइम मैंने आके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लेकिन शुरू उसमें करा। भी काफ़ी शिकायत होती हैं कि उसमें काम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो महंगा करवा रहे होते हैं प्राइवेटली, तो आपके उस तरह से कर नहीं पाए। अच्छा इनिशिएटिव था। नहीं, मैं उसको एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे इख्तलाफ रखूँगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में मैंने पिछले थोड़े अरसे में कोई 1200 के करीब जो है सिंध में लड़के ट्रेंड किए हैं। अच्छा। उनको हमने फुली इक्विप किया है, वो जाके अपना रोज़गार खुद से कर रहे हैं। हम पहले फीस हुआ करती थी वैक्सीनेशन की, मेडिसिन की, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। हमने सेमन तमाम गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए फ्री कर दिए हैं। हमने अच्छा। तमाम वैक्सीनेशन फ्री कर दी है, तमाम हमने मेडिसिन जो है वो फ्री कर दी है। और सिर्फ उनको सेमन प्रोवाइड नहीं कर रहे जो हमारे इंडिजिनियस जानवर है, बल्कि हम हॉस्टल फ्रीजन का भी उनको दे रहे हैं। हम ब्रेमन बहुत अच्छी मीट ब्रीड है, हम उसका भी दे रहे हैं। फिर दूध में एक अच्छी लोकल ब्रीड है गिर काव, मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया है। नीलोर पेंटेड को मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, मैंने एंगस को इंट्रोड्यूस कराया है, मैंने हैरीफोर्ड को इंट्रोड्यूस कराया है। तो मैंने काफ़ी नई ब्रीड्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई है। पाकिस्तान में आप चिश्तिया में चले जाएं, वहाँ पे एक ब्रीड है, वो दूध की अच्छी ब्रीड है, जी राठी ब्रीड है। बेसिकली इंडिया से आई हुई है, जब पाकिस्तान अलग बना तो वो इंडिया से पाकिस्तान में आई।
इवन उन पंजाब वालों को पता नहीं है, जिनके पास ये ब्रीड थी उनको पता नहीं, हमने जाके ढूंढ निकाली है। मैं खुद फार्मर हूँ, सही। तो हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छी ब्रीड्स मुतारफ़ कराई हैं। उन ब्रीड्स की नस्लें अब आ चुकी हैं, वो लोगों का दूध बढ़ना शुरू हो गया है। मीट की मद में हमने यहाँ पे लॉज बना लिए हैं और लोगों को अच्छी ब्रीड्स दी हैं, एक्ट बना लिए हैं, रूल्स बना लिए हैं, ब्रीडिंग अथॉरिटी हमने बना ली है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर बना लिए हैं हमने। हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर थे उनको रिहेबिलिटेट कर दिया है। लेकिन वो जो आपकी बात है कि टेक्निकल हैंड्स चाहिए, फिर दूसरा ये है कि जो जिम्मेदार हैं उनको इंजीनियर और जो है ना डॉक्टर्स के साथ साथ इधर लाना बड़ा ज़रूरी है, और फिर बिजनेस कम्युनिटी का इधर आना कि सरमायाकारी की जाए इस काम में, कि जहाँ से आप इतना दूध इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी तो अपना फ़ायदा उठा रही है, लेकिन उस तरह से हम शायद ये इन चीज़ों पर फोकस अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है हम इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट पे जा सकते हैं। इसी चीज़ पे फोकस करते हुए मैंने हैदराबाद में 2 बड़े एक्सपो किए थे। शायद आपको याद हो या फिर आपने देखे हो, सुने हो, आप सर्च कर सकते हैं सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो के नाम से, तो आपको स्टेट ऑफ द आर्ट बड़े बेहतरीन किस्म के एक्सपो थे, जिसमें पूरे पाकिस्तान की तमाम तर ब्रीड्स, चाहे वो कैटल में हो, बफेलो में हो, गोट्स में हो, शीप्स में हो, डोंकीज हो, उसमें बर्ड्स हो, पोल्ट्री हो, फिशरीज हो, हमने बड़े मॉडल बना के वहाँ पे पेश किए। और इतने बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम, जिसमें बिलावल साहब भी आए हुए थे, सीएम साहब भी आए हुए थे, 3-3 दिन के प्रोग्राम। अच्छा, उसमें फिर तमाम इंडस्ट्री वहाँ पे आई हुई थी, पूरे पाकिस्तान की लाइव स्टॉक के साथ काम करने वाली, और तमाम फार्मर्स थे, फार्मर्स की ब्रीड्स आई हुई थी। तो हमने वहाँ पे बुक छापे, उनको उनका आपस में इंट्रैक्शन कराया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि उसके बाद जो है जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे बड़े रियल एस्टेट में काम करने वाले, पैसा इन्वेस्ट करने वाले, वो लोग जो है अभी इसमें लाइव स्टॉक में आ रहे हैं और बड़ी तादाद में आ रहे हैं। एक आध ऐसे लोग हैं जिनको हमने असिस्ट किया है, 5-5 हज़ार जानवरों की बड़ी फार्मिंग कर रहे हैं, फैटनिंग की। और कुछ लोग जो हैं वो छोटे पैमाने पे ऑर्गेनाइज फैटनिंग फार्मिंग उन्होंने कर ली है और यहाँ से जानवर स्लॉटर करा के वो यूएई को, दुबई को, कतर को भेज रहे हैं। तो ये इससे इन चीज़ों का फ़ायदा हुआ है। अब माशाल्लाह इस तरफ रुझान बढ़ा है, इस तरफ रुझान बढ़ा है। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक में कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे स्काई इज द लिमिट, आप जितना काम करें वो कम है, कैपेसिटी पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं, अर्न करने का भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, हम कुछ सियासत के हवाले से भी बात कर लें। आपकी हुकूमत अब ख़त्म हो रही है, असम्बलियाँ ख़त्म हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 साल की हुकूमत, बहुत से लोग फिर भी नाला होते हैं कि, बल्कि ख़ास तौर पर पंजाब की सियासी जमातें भी हुए, कराची की सियासी जमातें भी कहते हैं कि बर्बाद कर दिया आपने सूबा भी और शहर भी, ये जो सूबे का सबसे बड़ा शहर है। तो 5 साल, बल्कि वो कहते हैं 15 साल में ये हालत आपने। अच्छा, अगर कराची में आप जाएं, किसी भी रोड पे चले जाएं, सारे रोड ये नए बने हुए हैं। काफ़ी ब्रिजेस नई बनी हुई हैं और बन भी रही हैं। अगर ये रोड बनाना कराची की तबाही है तो फिर उनको मेरे ख्याल में अपना चश्मा जो है वो उतार के देखना पड़ेगा कि तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही। कराची में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। आप अगर हमारी बजट बुक उठा के देख लें तो कम से कम 900 के करीब आपको कराची की स्कीमें मिलेंगी जिस पे काम हो रहा है। तो इस तरह और कई बिलियंस में होंगी वो स्कीमें जिन पे काम हो रहा है। कराची में काम हो रहा है, कराची में नहीं पूरी सिंध में हो रहा है। देखें, नज़रियात के पे लोगों ने, हमने पार्टी बनाई, हमारी नज़रियाती पार्टी है। नज़रियाती बुनियादों पे आपको लोगों ने एक बार वोट दिए। आप सस्टेन तब करते हैं जब आप डिलीवर करते हैं। हम अगर 15 साल से गवर्नमेंट में बैठे हैं तो हम डिलीवर कर रहे हैं, हम डिलीवर कर रहे हैं, इसी वजह से लोग आपको तो दूसरों को पनपने ही नहीं देते हैं सियासी तौर पर, तो कहते आपके मुकाबले में कौन आएगा। जब हम खिदमत कर रहे हैं, तो लोग हमें ही वोट दे रहे हैं और लोगों के पास ले दे के बेहतर चॉइस हम ही है, तो लोग अल्टीमेटली वोट हमें ही करते हैं। वैसे तो क्योंकि यहाँ पे 15 साल से हमारी गवर्नमेंट है, मुसलसल हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलता रहता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, कि पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी ने वो कर दिया। लेकिन जब भी हम मैदान में जाते हैं तो हमारे अलावा किसी का काम नहीं होता और वहाँ पे लोग सिर्फ हमसे ही उम्मीद रखते हैं
और फिर वोट भी हमें ही देते तो हैं। कराची में आपको लगता है कि अब आपको इस तरह से वोट मिलेगा कि आप कह रहे हैं इतनी स्कीमें भी दे रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, मेयर आपका है पीपल्स पार्टी का, वज़ीर आला आपका है पीपल्स पार्टी का, वज़ीर ख़ारजा अब आपके, और उम्मीदें अब आपको वज़ीर आज़म भी लगाए बैठे हैं, तो कराची में आपका वोट उस तरह से नहीं होता तो होगा लोग कह कराची रहे थे कि भाई आप 15 साल से बैठे हैं और इस वक्त आपको लोग वोट नहीं करेंगे, लेकिन आपने देखा कि पहली मर्तबा जब से हमारी पार्टी बनी है, पूरी सिंध में हमारे 6 मेयर्स हैं, 6 के 6 हमने जीते हैं, और पूरी सिंध में जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे के सारे चेयरमैन जो हैं वो हमने जीते हैं, और पूरी सिंध में हमने स्वीप किया है। तो ये 15 साल की हमारी कारकर्दगी थी जिसकी बुनियाद पे, और ये हमने स्वीप किन दिनों में किया है जिन दिनों में सिंध के हालात बुरे थे। अगर हम आवाम के साथ खड़े नहीं होते, अगर हम आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे होते तो हमारी बम्पर किराप नहीं होती, अगर हम आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे होते तो ये 21 लाख घर जो अब बन रहे हैं वो नहीं बन रहे होते, अगर हमने आवाम को रिलीफ नहीं दिया होता तो ये रोड नहीं बन रहे होते कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे हल्के में अब 5 किलोमीटर से बड़ा कोई रोड नहीं बचा। इसी चीज़ को देख के पूरी सिंध में हमें वोट मिले, और अब तो हमने कराची में हमारा मेयर भी हमारा आ गया है, तो इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर काम होगा, और जब और ज़्यादा बेहतर काम होगा तो इंशाल्लाह कराची में हम पहले से कहीं ज़्यादा सीटें निकालेंगे, और अगली हुकूमत इंशाल्लाह हम 2/3 की अक्सरियत से बनाएंगे। यानी आम इंतखाबात आप करें 2/3 में आप सिंध में, अब 2/3 की अक्सरियत से इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो ये क्या है, किसी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, सोलो फ्लाइट में 2/3 ले जाएंगे आप? नहीं, फिलहाल तो हम इलेक्शन की सीट एडजस्टमेंट तो हो सकती है, सही। लेकिन हम अकेले सर इलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे अमूमन होता यही है कि चाहे वो मरकज़ में हमारी इत्तेहादी हों, हमारे मुखालिफ हों, सिंध में तकरीबन यही होता है कि पीपल्स पार्टी होती है एक तरफ और दूसरी तरफ तमाम जमायतें होती हैं कॉम्परस्तों समेत, लेकिन फिर भी हम जीतते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अब अगले आने वाला इलेक्शन भी है, तो वक्त पर इलेक्शन होते देख रहे हैं आप? आपकी जमात तो चाह रही है कि जल्दी हो जाए इलेक्शन भी, असम्बलियाँ भी, हो जाएगा सर? तहफ़्फ़ुज़ात भी बहुत बैक ऑफ माइंड लोगों के चल रहे हैं कि कहीं लंबा इंटरिम सेटअप ना हो जाए। देखें, लंबे जो इंटरिम सेटअप है वो नहीं हो सकता, उसकी एक वजह है। वो वजह ये कि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतमिल नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दें। मुश्किल से ये पिछले कोई 13-14 महीनों में फेडरल गवर्नमेंट की मेहनत से पाकिस्तान एक बार स्टेबल हुआ है, और इकोनॉमिकली हम उस बहरान से निकले हैं, और अभी सिर्फ हम निकले हैं, हमने इस बहरान को पीछे छोड़ना है और आगे जाना है, और आगे जाने के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और सबसे जो बड़ी स्टेबिलिटी है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आएगी, और हमें हर हाल में, हर सूरत में इलेक्शन में जाना पड़ेगा। हमारी तो कोशिश थी कि 2 महीनों में हो जाए, लेकिन 3 महीनों के अंदर अंदर हमें इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। चले, आपकी कुछ ज़ात के हवाले से बात कर लेते हैं। कितना वक्त देते हैं आप अपने हलके को? कराची आप वजारत भी है तो यहाँ भी हैं, तो कितना कराची रहते हैं और कितना अपने हलके में रहते हैं? मैं शायद और मिनिस्टर भी सारे काम करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करते, लेकिन कोई ऐसा हफ्ता नहीं है कि जिस हफ्ते मैं अपने वापस हलके में ना जाऊँ और 2 दिन मैं अपने हलके में ना रहूँ। मैं जब से मिनिस्टर बना हूँ हर एवरी वीक जो है मैं यहाँ से जुमे को निकल जाता हूँ, फिर वापसी जो मेरी होती है वो मंडे को होती है या फिर संडे को होती है। सही। तो मैं काफ़ी टाइम देता हूँ अपने हलके को, और उससे टाइम देने की वजह से और वहाँ पे काम कराने की वजह से अब अल्लाह की मेहरबानी है कि जब इलेक्शन आ रहे हैं, हम इक़्तिदार में बैठे थे और मैं मिनिस्टर भी था, होना ये चाहिए था कि लोग हमसे नाराज़ होते, लेकिन लोग खुद मेरे पास आ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इस बार तो हमें वो लोग जो 40-40 साल से कभी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, वो जोक दर जोक आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो पताफी साहब, फैमिली के ऊपर कितना टाइम देते हैं? वजारत भी आपके पास है, एक मुश्किल और बड़ी वजारत है क्योंकि फैलाव बहुत है उसका, दफ्तर से ज़्यादा बाहर की है, फिर दूसरा हल्का, अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, फैमिली को कैसे टाइम मैनेज करते हैं? ये थोड़ा अलमिया है कि मैं फैमिली को कम टाइम दे पा रहा हूँ, लेकिन ये कि मैं जब गांव जाता हूँ तो वहाँ पे अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। मेरी फैमिली उधर ही गांव में है, और यहाँ पे मैं ऑफिस को भी टाइम देता हूँ 2 दिन,
और सेशन होते हैं तो फिर सेशन भी अटेंड करते हैं। अदरवाइज़ मैं पूरी सिंध में घूमता हूँ। मेरी जितनी फैसिलिटीज़ हैं लाइव स्टॉक के हवाले से, चाहे वो ठट्ठा हो कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ। मैंने अपनी हर फैसिलिटी देखी हुई है और काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे मैं एक बार नहीं 9 बार गया हूँ। अब थरपारकर का नाम ले लें, ड्राउट आए हुए थे, मैं वहाँ पे गया तो मैं सिर्फ अगर डिस्ट्रिक्ट थरपारकर को ले लें तो मैं 10-12 मरतबा वहाँ पे गया हूँ इन 5 साल में। तो मैं अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाता रहता हूँ। गांव जाते हैं तो अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, वहाँ के लोगों को भी टाइम देते हैं, और यहाँ पे होते हैं तो फिर यहाँ पे अच्छा, आपकी ऑफिस को। वजारत ऐसी है क्योंकि आप खुद जिम्मेदार भी हैं, खुद एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, लाइफ स्टॉक को भी देखते हैं। बहुत सी वजारतें होते हैं, वज़ीर को खुद उनके डीजीज़, उनके सेक्रेटरीज़ वो पूरा ब्रीफ कर रहे होते हैं। आपके अफसरान आपसे तंग नहीं रहते कि आपको तो पहले पता होता है उन चीज़ों का जिनके बारे में ब्रीफ करें या चीज़ें छुपाएं? उसमें फिर क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी का एक अपना तरीका कार है चीज़ों को छुपाने सही का। कह रहे हैं आप। शुरू में उनको ऑफिसरों को लगता था कि शायद मुझे कुछ पता नहीं है, उन्होंने सारा कुछ मुझे गाइड करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको इस चीज़ का एहसास हो गया कि बारी को बहुत ज़्यादा पता है और इन सारी चीज़ों को वो जानता है, क्योंकि मैं फार्मर भी पहले से ही था और मैं सिंध का वाहिद लाइव स्टॉक फार्मर हूँ जो फिशरीज पे भी काम कर रहा है, एग्रीकल्चर पे भी काम कर रहा है, लाइव स्टॉक पे भी काम कर रहा है। लाइव स्टॉक के छोटे बड़े इवन पोल्ट्री तक सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और वहाँ पे मैं वाहिद वो फार्मर हूँ जो सेमन प्रोडक्शन यूनिट भी है मेरा अपना। अच्छा। और मैंने काफ़ी ब्रीड्स पे मैं काम कर रहा हूँ। वैसे मैं बेसिकली मैं ब्रीडर हूँ, तो फार्मिंग भी अपनी है, एग्रीकल्चर भी अपनी है, एग्रीकल्चर पे भी काम कर रहे हैं। तो ये कोशिश ऑफिसर्स जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हम इस तरह की स्कीमें बनाएं जिस स्कीम से हम डिपार्टमेंट को इनहेंस करें, डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाएं, सही। डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स बनाएं, डिपार्टमेंट के उसमें वही एक जो ब्यूरोक्रेसी का एक तरीका कार होता है। ब्यूरोक्रेसी का। लेकिन मेरी सोच ये होती है कि मेरा इस, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को समझता हूँ ये क्या चाह रहे हैं और ये क्यों चाह रहे हैं, तो मेरी सोच ये होती है कि हम ऐसी स्कीमें बनाएं जिससे आम पब्लिक को फ़ायदा हो और आम पब्लिक के लिए चीज़ें बेहतर से बेहतर बने। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम फार्मर्स को, तमाम सिंध को ये मैसेज देने में कामयाब हो गया हूँ कि लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, आप इनके साथ टच में रहें और इनके साथ मिलके काम करें। और उसमें काफ़ी चीज़ों में हमने बेहतरी भी लाई है। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि आप अगर दोबारा से इलेक्शन में कामयाब हो जाते हैं, क़यादत फैसला करेगी कि कौन सी वजारत किसको देनी, लेकिन आपकी ख्वाहिश होगी कि इसी वजारत में, क्योंकि बहुत से काम होते हैं बंदे के ज़हन में, इसी वजारत में अगर आपको मिले या किसी और वजारत की तरफ जाना चाहिए? देखिए, क्योंकि वजारत एग्रीकल्चर भी आपके ही टिकट मुतल्लिक देना, है। हमें टिकट देना ये क़यादत की मेहरबानी है। क़यादत हमें टिकट देगी, हम जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें कामयाब हमारे वोटर करेंगे, ये फिर उनकी मेहरबानी है। उसके बाद वजारतें जो हैं वो फिर अगेन हमारी जो लीडरशिप है उनकी मेहरबानी है कि वो किसको वजारत देते हैं। अगली बार मुझे रेस्ट करने के लिए कहते हैं या फिर मुझे वजारतें देते हैं, ये सेम वजारत देते हैं या फिर कोई और वजारत देते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर, अगर इनमें मुझे काम करने का, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर और फिशरीज, इनमें अगर काम करने का मौका मिले तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसको मैं बहुत ज़्यादा जानता भी हूँ। इवन मैं एग्रीकल्चर को भी बहुत अच्छा जानता हूँ और एग्रीकल्चर की जो मॉडर्न फार्मिंग है मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ और दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्ती कैसे हो, तो उसमें आसिफ शरीफ साहब काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी पे और दूसरी चीज़ों पे, काफ़ी क्राफ्ट्स का पता है, फॉरेस्ट्री का, दूसरी चीज़ों का। तो जो क़यादत जिम्मेवारी देगी हम वही करेंगे। अगर क़यादत किसी और को ज़्यादा अहल समझेगी तो ज़ाहिर है उनको देगी, फिर हम बैठ के अपने तरीके से काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बारी बताफ़ी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नज़रीन, आपकी राय क्या है इस बारे में कि लाइफ स्टॉक के हवाले से, फिशरीज़ के हवाले से जो सिंध में काम हुआ है या जो प्लान हो रहे हैं, जो गुफ्तगू हुई है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।